The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और इस प्रोसेस में अभी तक हम सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस को पढ़ चुके हैं. फंक्शंस के अंदर पर्टिकुलरली हम स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं. स्पेसिफिक टाइप के जो फंक्शंस है उसमें सबसे पहले हमने लीनियर रिलेशनशिप्स को देखा था, यानी कि लीनियर रिलेशनशिप्स और लीनियर फंक्शंस बनाती हैं उनको पढ़ा. उसके बाद में हमने नॉन लीनियर फंक्शंस को पढ़ा जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस थे, क्यूबिक फंक्शंस थे. आज की इस वीडियो के साथ हम डिफरेंट तरीके के फंक्शंस को शुरू करेंगे, यानी कि ऐसे फंक्शंस जो अलजेब्रिक रिलेशनशिप्स से ऊपर हो जाएंगे, एक्स वाई जेड जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे ऊपर हो जाएंगे. आज की इस वीडियो से हम एक न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे. आज से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पावर फंक्शंस को पढ़ेंगे. आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रेफरेंस और उसकी हेल्प से पावर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. इससे पहले एक वीडियो शुरू करें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स जितना भी ड्यू के लिए रिक्वायर्ड होता है उसके सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं. अगर आपको स्टैट्स या इकोनोमेट्रिक्स में डाउट है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को जाके सर्च कर सकते हैं. फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है. देखिए सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो हमारे अब तक लीनियर फंक्शंस थे वो हमें अलजेब्रिक फॉर्म में मिल रहे थे, यानी कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या फिर अगर उनकी पावर होती भी थी, जैसे कि अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो पावर होती थी वो कांस्टेंट होती थी. ठीक है, यानी कि उनके बीच में एक अलजेब्रिक रिलेशनशिप होता था, अलजेब्रिक रिलेशनशिप. ठीक है, ये क्या होता था हमारा अलजेब्रिक रिलेशनशिप. लेकिन जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारी रिलेशनशिप होती है वो नॉन अलजेब्रिक हो जाती है. ठीक है, नॉन अलजेब्रिक हो जाती है या फिर इसको सप्रेस कर जाती है. इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इसको ये भी बोला जाता है. इसको ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रांसेंड कर देते हैं. ट्रांसेंड का मतलब टेक ओवर कर लेते हैं या फिर उस चीज को पीछे छोड़ देते हैं. जो भी अलजेब्रिक रिलेशनशिप्स होती हैं उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीछे छोड़ देते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बोलते हैं. इसका जो वर्ड होता है ट्रांसेंडेंटल, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है दैट गो बियॉन्ड द लिमिट्स और रेंज ऑफ. ठीक है, जो अलजेब्रिक रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ दे या फिर उसकी रेंज से बाहर निकल जाए वो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं. ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान क्या होती है. देखिए ये जो हमारा लीनियर फंक्शन है ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है. इसी में ही हम अगर क्यूबिक फंक्शन भी लिख दें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें एक चीज बहुत कॉमन है कि जो एक्स है ना, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पावर में नहीं है. यानी कि जो हमारे लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शंस थे अभी तक उसमें जो हमारा x था जो कि हमारा इंडिपेंडेंट था वो हमारा बेस में था. ठीक है, वो पावर में नहीं था और जो हमारी पावर थी वो सारी कांस्टेंट थी. लेकिन ये कंडीशन क्या होगी, ये जो कंडीशन होगी ये चेंज हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बी की पावर x. यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो हमारा पावर में आ जाएगा. यानी कि जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएगा. ठीक है, यानी कि अभी तक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे बेस में थे वो अब पावर में आ जाएंगे और जो उसका बेस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, अगर हम इसकी मैथमेटिकल एप्लीकेशन की बात करें तो किस तरीके से होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x. जहां भी कहीं आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल पावर में दिखे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर है कि वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है y इज इक्वल टू ई की पावर x. ई की पावर इसमें क्या होती है 2.732 समथिंग होती है.
ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट e की पावर e इज इक्वल टू 2.732 होता है। इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। इस फंक्शन के बाद हम बाद में डील करेंगे, सबसे पहले हम इनके साथ डील करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं और साथ में लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे मेन डिफरेंस जो होता है वो होता है जो वैल्यू होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो किस तरीके से है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा पावर में है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा बेस में है और उसकी जो पावर है वो कांस्टेंट है, तो वो हमारे अदर टाइप के फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हमें एक बात समझनी है, हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। अब हम क्या करते हैं, फॉर टाइम बीइंग, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम x के डिफरेंट वैल्यूज को रख के देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की क्या वैल्यू आती है, y इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू b की पावर 0। और हम जानते हैं कि किसी की भी अगर एक्सपोनेंट 0 होता है, किसी की भी अगर पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। इसी तरीके से हम x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो y इज इक्वल टू बी की पावर 1 इज इक्वल टू 1। किसी की पावर अगर 1 हो तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो बेस होगा। अब देखिए 2 की पावर अगर 1 है तो इसको हम 2 भी तो लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 के इक्वल होगी, इसीलिए क्या होगा, b के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमारा x हम 1 ले रहे हैं तो हमारा y क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये आपको समझने वाली बात है कि अगर हम x 0 ले रहे हैं तो हमारा y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम जब लीनियर फंक्शंस को पढ़ते थे या क्वाड्रेटिक फंक्शंस को पढ़ते थे, उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब हम x को 0 लिख देते थे तो हमारा इंटरसेप्ट निकल के आता था। यानी कि ये जो हमारा इसका कर्व होगा वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, वो हमें तब पता चलता था जब हम x एक्सिस को 0 रख देते थे। हमने x को 0 रखा है तो इसका मतलब y को कहाँ पे कट करेगा, 1 पे कट करेगा। b की जो होती है वो जनरली 1 से ज्यादा होती है, ठीक है। अगर b जो है हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि b की जो वैल्यू 1 के इक्वल नहीं 1 से बड़ी है, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि वो एक डायरेक्शन में बढ़ता ही जाएगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन किस केस में होगा, अगर b जो है हमारा वो 1 से बड़ा होगा। b 1 के इक्वल है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, सेम सामने चीजें आ जाएंगी ना, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से बड़ा है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हमें इतना समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है, वैल्यूज को पुट रख करके हमने देख लिया है। अब हम समझेंगे कि इसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज है और इसके ग्राफ कैसे दिखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्या है इस कॉन्सेप्ट की। इकोनॉमिक्स में ये कहाँ पे यूज होंगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इकोनॉमिक्स में कहाँ पर यूज होंगे। सबसे पहले तो ये यूज होंगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। जब हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और सोलो का ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, तो हम उसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो ग्रोथ है ओवर टाइम वो कितनी है, ठीक है। ग्रोथ जो होती है वो इजीली कैलकुलेट हो पाती है एक्सपोनेंशियल के उसमें। मैं भी 2 एग्जांपल आपको देके बताती हूँ। पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो जनरली एक्सपोनेंशियल होती है, यानी कि पॉपुलेशन जो होती है वो जनरली बहुत जल्दी ग्रो करती है। जैसे कि अगर ये एक कपल है, फिर इन कपल के 2 बच्चे हुए, ठीक है, इन कपल के 2 बच्चे हुए, फिर इनके 2 हुए, फिर इनके दोनों के 2 होंगे ना, फिर 2 तो इस तरीके से जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियली मानी जाती है। अभी अगर हम इसका रिसेंट एग्जांपल लें तो जो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस कैसे ग्रो करता है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, एक्सपोनेंशियली फैलता है। आपने देखा होगा कि जो सडनली अभी सेकंड वेव आई थी उसमें कितने ज्यादा केस आए एकदम से। तो क्या होता है कि जब कोई भी चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तो वो जितना जल्दी ऊपर उठती है फिर वो उतना ही नीचे भी आती है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर जो हमारे एक ग्रोथ ओवर टाइम किसी भी वेरिएबल की अगर हमें चेक करनी है, पॉपुलेशन के अलावा अगर हमें कैपिटल स्टॉक की चेक करनी है, अगर हमें लेबर की चेक करनी है, किसी की भी करनी है, तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बहुत वाइडली यूज होता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रोथ के अलावा जो कि हमारा इसमें यूज होता है वो है जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहें फ्यूचर पेमेंट की।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अब ये समझने वाली बात है। देखिए, डेफर्ड पेमेंट भी बोलते हैं इसको। इकोनॉमिक्स में आपने कभी कभार फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा हुआ। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस होती है या फिर बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें हमारी डील तो आज सेट हो जाती है, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, यानी कि लेट्स से हम कोई भी जो कमोडिटी है वो आज खरीद रहे हैं 100 रुपए में, लेकिन उसकी जो पेमेंट करेंगे हम करेंगे 3 साल बाद करेंगे। तो 3 साल बाद 100 रुपए की जो वैल्यू है वो कितनी कम होगी, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन जो होता है वो हमारी मनी वैल्यू को कम करता है, हमारी परचेजिंग पावर को कम करता है। यानी कि अगर आज हम 100 रुपए में 10 टॉफियां खरीद पा रहे हैं तो 3 साल बाद 100 में हम 10 नहीं खरीद पाएंगे, हो सकता है 7 खरीद पाए, 8 खरीद पाए। तो इन्फ्लेशन से हमारी परचेजिंग पावर जो होती है वो रिड्यूस होती है और जो मनी की वैल्यू होती है वो कम होती है, जो कि हर साल बढ़ता है। हम कहते हैं ना महंगाई हर साल बढ़ती है, तो वो बढ़ती है। तो जब आज हमने कोई भी डील की और उसके फ्यूचर में पेमेंट करना चाह रहे हैं तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। यानी कि आज से 3 साल बाद अगर मुझे 100 रुपए की पेमेंट किसी से लेनी है तो मैं आज उसको कितना अमाउंट बताऊं ताकि फ्यूचर का इन्फ्लेशन उसमें इंडेक्स हो जाए। इंडेक्सेशन का क्या मतलब होता है, जब हम प्राइस को एक तरीके से मेजर करके किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल का डिसीजन लेते हैं। यानी कि जब हम प्राइस और इन्फ्लेशन को कंसीडर करके कोई चीज डिसाइड करते हैं तो वो इंडेक्सेशन करना होता है। तो ठीक है, लेट्स से कि वो चीज आज 100 रुपए की है, लेकिन आने वाले टाइम में वो हमें 120 रुपए की मिलेगी या कितने रुपए की मिलेगी। यानी कि जो फ्यूचर पेमेंट है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। आने वाले टाइम में हम इनका डिटेल एप्लीकेशन देखेंगे। अब हमें समझना है कि जब हमने 2 एप्लीकेशन समझ लिए कि ग्रोथ में और प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने में यूज होता है, अब हमें एक बात जो समझनी है वो ये कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y = b⁴x, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो इसका जो रेंज होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और ये नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि x जो है वो पावर में है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर हम 2 की पावर -1/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 1/2। ठीक है, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं ना। तो ये क्या होता है हमारा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव नहीं होगा, 0 से इन्फिनिटी रहेगा हमेशा इसकी पावर। और दूसरी बात, ये हमारा 1-1 फंक्शन है। 1-1 फंक्शन मैंने आपको जब फंक्शन स्टार्टिंग में बताया था तो 1-1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। 1-1 फंक्शन क्या होता है, जब डोमेन की एक वैल्यू की इमेज अवेलेबल हो और जो इमेज हो वो यूनिक अवेलेबल हो। ठीक है, तो वो 1-1 फंक्शन होता है। आप याद कीजिए 1-1 ऑन-टू फंक्शन मैंने आपको बताए थे, जब हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज अवेलेबल हो वो 1-1 फंक्शन होता है। और 1-1 फंक्शन का इनवर्स भी होता है। ठीक है, हर 1-1 फंक्शन का इनवर्स होता है। फंक्शन इनवर्स होने का क्या मतलब था, ये चीज उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली यहाँ पे चली जाएगी, डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी, डोमेन कोडोमेन बन जाएगी और कोडोमेन हमारी डोमेन बन जाएगी। तो हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक फंक्शन यूनिकली असाइंड है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो लॉग फंक्शन होता है। लॉगैरिथमिक फंक्शन आपने पढ़े होंगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका ही इनवर्स लॉग फंक्शन होता है। यानी कि जितनी भी कंडीशंस है वो सब रिवर्स हो जाएंगी तो वो लॉग फंक्शन बन जाएगा। लॉग फंक्शन को हम सेपरेटली एक वीडियो में डील करेंगे, इसमें कोई हमें नहीं करना है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लॉग फंक्शन जो होगा उसको सेपरेटली डील करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन में क्या डिफरेंस है। अब हम फटाफट से देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। देखिए y = bx, ये हमने अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन माना था और इसका इंटरसेप्ट क्या आ रहा था, अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे थे तो y की वैल्यू 1 आ रही थी। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। लेकिन इसमें 2 केसेस बनेंगे। पहला जो केस बनेगा वो केस बनेगा जिसमें b की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, ठीक है, और जो दूसरा केस बनेगा वो बनेगा जिसमें b की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। ये 2 केस बनेंगे
ये देखिए b की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा हो सकती है या फिर जो b की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में हो सकती है। अगर 0 से 1 के बीच में भी कोई वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही कंसिडर की जाती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये नेगेटिव नहीं जाएगा, इसका कर्व कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में नहीं एंटर करेगा, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट्स में। अब हम इसका जब b ग्रेटर देन 1 है तो देखते हैं किस तरीके से कर्व बनेगा। ठीक है, 0 1 पे कट करेगा, x 0 ये है, y मान लेते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, 0 1 यहाँ पे कट कर, ये एक तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, जब b की पावर 1 होगी, जब b की पावर 1 से ज्यादा होगी तो वो इस तरीके से बढ़ता ही जाएगा। इसमें दो चीजें याद रखने वाली है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे bx की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर x हमारा 2 है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, y की पावर जाएगी b स्क्वायर। अब जो स्क्वायर होगा वो 1 से ज्यादा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। x इज इक्वल टू वाई, b जो क्यूब होगा वो क्यूब ज्यादा होगा, यानी कि स्क्वायर जो 1 है 1 से स्क्वायर ज्यादा होगा, स्क्वायर से क्यूब ज्यादा होगा। क्या मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ? मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू बढ़ेगी vx की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। अब हमें दूसरा केस देखना है। ठीक है, जो हमारा दूसरा केस है, जिस तरीके से इसमें ऐसे कर्व जा रहा था उसमें इस तरीके से जाएगा। ठीक है, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसमें ब्रॉडली इस तरीके से कर्व जाएगा और इसमें इस तरीके से। इसको अब ये भी कहां पे कट करेगा? ये भी ऑब्वियसली बात है 0 1 पे कट करेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे bx की वैल्यू इसमें कम होती जाएगी। देखिए, कर्व में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं आपको एक क्वाड्रेंट में बना के दिखा दूं तो वो इस तरीके से बनेंगे कि एक इस तरीके से बनेगा और एक इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एक इस तरीके से बनेगा और एक इस तरीके से बनेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि b की पावर अगर ग्रेटर देन 1 है तो कैसा कर्व बनेगा, b की पावर अगर लेस देन 1 है तो कैसा कर्व। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने इसमें बना के दिखा दिया है। ये जो हमारा इधर वाला कर्व है वो हमारा b ग्रेटर देन 1, ये b लेस देन 1, अलग अलग इस तरीके से, और ये इंटरसेक्ट 0 1 पे ही करेगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए b की पावर अगर लेस देन 1 होगी तो काइंड ऑफ कॉन्वेक्स कर्व जो होते हैं वैसे बनेगा। मैंने एक बात और बताई थी कि जो bx है, अगर b की वैल्यू 1 है तो वह इंक्रीजिंग होगा, यानी कि वैसे बढ़ता चला जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये डिक्रीजिंग होता जाएगा। ठीक है, ये इसकी बेटर क्लैरिटी के लिए आप ऐसे समझिए, ये डिक्रीजिंग होता जाएगा और हमेशा ये रहेंगे तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही। ये देखिए डिक्रीज हो रहा है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है जो कि है पावर फंक्शन का। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं इसको इसी वीडियो में समझा रही हूँ। पावर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जो कि इस फॉर्म का होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स आर। के और आर क्या है इसमें? कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और जो हमारा ये फंक्शन था पावर फंक्शन था, उसमें डिफरेंस क्या है? x का डिफरेंस है। x जो है एक्सपोनेंट में केवल x पावर में केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा, इसमें x एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नहीं आएगा। x जो है वो बेस में ही रहेगा और उसके साथ में कोफिशिएंट भी होगा जो कि कांस्टेंट होगा। जैसे कि अगर हम इसको लिखना चाहे तो y इज इक्वल टू 7x की पावर क्यूब, तो ये हमारा पावर फंक्शन है। देखिए y इज इक्वल टू 7x की पावर 3 एंड y इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7 की पावर 3x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब भी हमारा जो x है वो पावर में आएगा, ठीक है, तो वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाएगा और ये हमारा पावर फंक्शन होता है। पावर फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि नेट के एग्जाम में रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था, एक तरफ लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और पावर फंक्शन था और कांस्टेंट फंक्शन था, और नेक्स्ट जो उसका कॉलम था उसमें डिफरेंट तरीके के फंक्शंस थे, मैचअप करना था। तो जिन लोगों को पावर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वो मैच नहीं कर पा रहे थे कि जो पावर फंक्शन है वो ये है या फिर ये है। केवल क्लैरिटी इतनी रखनी है कि जहां भी कहीं x पावर में आएगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियोस गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम,
Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe.